देखिए, सबसे पहले क्या था, एक पीडब्ल्यूडी एक्ट आया 1995 में, उसमें जो थी सेवन डिसेबिलिटीज दी गई। और उसके बाद जो एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में, उसमें डिसेबिलिटी जो हो गई थी वो 21 हो गई थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये कि पीडब्ल्यूडी में कौन सी डिसेबिलिटीज थी, और आरपीडब्ल्यूडी में जो है उनमें नई जो ऐड हुई है, यानी कि अगर हम 21 माइनस 7 कर दें तो जो हमारे पास एक आंसर आता है, तो वो जो डिसेबिलिटीज हैं वो कितनी है, यानी 10 और 11 और 3 जो है 14 डिसेबिलिटीज जो न्यू ऐड हुई है वो कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। तो इसलिए हम यहाँ से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। पीडब्ल्यूडी एक्ट में कौन सी डिसेबिलिटीज थी? पहली ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विजन, कम दृष्टि, लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग से मुक्त, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलन संबंधी विकलांगता। नंबर 6 है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। नंबर 7 है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। ये 7 डिसेबिलिटी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में। इनको याद रखिएगा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कौन सी 7 डिसेबिलिटी थी, क्योंकि अगर आपको ये 7 याद हो गई ना, तो इनके अलावा जो भी ऐड हुई है वो 21 है, क्योंकि 21 याद करना जरा मुश्किल है, 7 को याद करना इजी है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उस एक्ट को किसने रिप्लेस कर दिया, किसने हिंदी में चलते हैं, सॉरी, जो हमारा 1995 का पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको प्रतिस्थापित किया, उसको रिप्लेस कर दिया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा, जिसको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ, जो डिसेबिलिटी थी वो 7 से बढ़कर 21 हो गई, और जो हमारा मानसिक मंदता शब्द था उसको बौद्धिक दिव्यांगता, एक तो बौद्धिक अक्षमता जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कर दिया गया मेंटल रिटार्डेशन को। और हिंदी में अगर हम कहें बौद्धिक दिव्यांगता, जो विकलांगता शब्द था ना, उस शब्द को दिव्यांगता बोल दिया गया, कि अब विकलांग की जगह दिव्यांग, और विकलांगता की जगह दिव्यांगता जो शब्द है वो यूज होगा। ये जो बड़े 2 चेंजेस है वो हुए हैं। इसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं, जो डीपली हम पढ़ेंगे, वो जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट करेंगे और पीडब्ल्यूडी एक्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है हमें डिसेबिलिटी पढ़ना था, तो मेन जो डिसेबिलिटी में चेंजेस है वो हम यहाँ से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कि डिसेबिलिटी 7 से 21 हो गई, और जो मानसिक मंदता शब्द था, जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम है, 2016 में चेंज हुआ है और हमें मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट डी एक्ट की, छोटी सी बात करेंगे, डिटेल में नहीं ज्यादा। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा ने पारित किया। यह दिव्यांग जन जो है समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम जो 1995 का स्थान लेता है। 1995 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, जिसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, उसको जो है प्लेस करके आ गया था। और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट हमारा आया है वो किस पे बना हुआ है, वो जो यूएनसीआरपीडी है ना हमारा, कि भारतीय को दिव्यांगजनों अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसके अनुरूप बनाना है। ठीक है, यूएनसीआरपीडी जो है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने जो लॉ बनाया है, उन्होंने जो कानून बनाया है, उस कानून के साथ, उस कानून के अनुरूप भारत के कानून को बनाने के लिए जो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या है, उसकी परिभाषा और दायरा थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। विकलांगता को एक विकासशील और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है, कि एक तो विकासशील है और गतिशील है। और विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़कर 21 हो गए हैं। केंद्र सरकार को और श्रेणियां जोड़ने का अधिकार दिया गया है, कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, वो इसमें और डिसेबिलिटीज जोड़ सकती है, यानी कि वो 21 से प्लस हो सकती है, लेकिन अभी जो है 21 है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज आई हैं वो कौन सी है। तो वो 21 डिसेबिलिटी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले
ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, और जो ये हमारा बधिर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म बोलते हैं बोनापन, ठीक है। एक एक डिसेबिलिटी को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमारी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म जिसको हम कहते हैं, सेरेब्रल पल्सी, और मस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको हम कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये जो 3 डिजीज है ये ब्लड डिसऑर्डर है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम, और पार्किंसन डिजीज। तो याद रखिएगा कि जो ये 21 है, ये यहाँ पे नंबरिंग जो है वो गलत हो गई है, यहाँ पे आना था 11, 12 और यहाँ पर 21 तक ये जाती, ठीक है। न्यू पॉलिसी ऐड हुई है वो यहाँ पे मेंशन है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ऐड हुआ है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ऐड हुआ है, एसिड अटैक विक्टिम, जिसपे एसिड अटैक जो होता है ना, जिन पे तेजाब का जो अटैक हो जाता है, उन लोगों को भी इनमें ऐड किया गया है। ड्वार्फिज्म, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 3 ब्लड डिसऑर्डर, 3 ब्लड डिसऑर्डर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर जो है 21 डिसेबिलिटी में इंक्लूड है, तो वो है थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे कि कौन सी बीमारी में क्या होता है और क्या चैलेंजेस होते हैं और इनके लिए क्या जो प्रोसेस है वो है, इसकी विशेषताएं क्या है, सब चीजें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे ना जो इंग्लिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिर्फ डिसेबिलिटी के नाम है, इसलिए इंग्लिश में दिए गए हैं, बाकी जो हमारी पीपीटी है वो हिंदी में ही रहेगी, कोई चिंता ना करे इस बात पे। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक क्षमता जो है वो कौन कौन सी है, उसको देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है शारीरिक अक्षमता है या दिव्यांगता है, कौन सी जो है इंद्रिय से है, कौन सी ब्लड से रिलेटेड है, खून से या रक्त से रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो एक है हम क्लासिफिकेशन एक जो है वो कर रहे हैं कि इनको कैसे बांटा गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो गति से रिलेटेड होती है, जिसमें कि हमारी बोन्स यानी हड्डियां, जोड़ हमारे जॉइंट यानी जोड़, और मसल्स हमारी मांसपेशियां, हड्डियों से, जोड़ों से और मांसपेशियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम चल फिर नहीं पाते, वो किस में आती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती है। जैसे कि लेप्रोसी क्योर्ड, सेरेब्रल पल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम, इन सब में ही क्या होता है, हमारी हड्डियों पर, जोड़ों पर और हमारी मांसपेशियों पे जो है प्रॉब्लम रहती है, उस वजह से ये क्या है, लोकोमोटर में आते हैं। फिर जो फिजिकल का एक पार्ट है वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि इसको जो कहते हैं, इसमें अंधापन आएगा हमारा, और एक आएगा कम दृष्टि। एक तो बिल्कुल ही अंधा है, कुछ भी नहीं दिखता, और एक है जिसको कम दिखता है लेकिन एक आम इंसान के जितना नहीं दिखता है, या एक नॉर्मल आईज है जिनकी, नॉर्मल सामान्य आंख तो दिखता है उतना नहीं देख पाते हैं। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, उसमें है डेफ और हार्ड, यानी एक तो बहरा बिल्कुल ही कि बिल्कुल ही नहीं सुनता, एक जिसको ऊंचा सुनता है और बहुत ज्यादा ऊंचा सुनता है थोड़ा। फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो ये जो हमारे 4 हैं, चारों ही किसमें आते हैं, फिजिकल में आते हैं, शारीरिक जो अक्षमता है उसमें आते हैं। इसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा कौन सा है, पहला था शारीरिक अक्षमता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेनली जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को ऐड करता है, यानी जो अधिगम अक्षमता है जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया आता है। डिसलेक्सिया हमारे पढ़ने से रिलेटेड है, और डिस्ग्राफिया हमारा लिखने से लेकर है, और डिसकैल्कुलिया हमारा मैथ यानी गणितीय जो नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट होगा कि टाइम बता पाना, नंबर्स को कंपेयर कर पाना, वो जो आएगा वो डिसकैल्कुलिया में आएगा। दूसरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये जो है दोनों ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। फिर है मेंटल बिहेवियर जो कि मेंटल इलनेस जिसमें आता है, ओनली मेंटल इलनेस ही इसमें आएगा।
जिसमें कि कोई स्ट्रेस वगैरह हो जाता है ना, किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, परेशान है, और ये शॉर्ट टाइम की होती है। ठीक है, जो मेंटल बिहेवियर होता है ना, मेंटल इलनेस, ये हमेशा छोटे टाइम की होती है और इसका मेडिसिन से इलाज हो सकता है, पूरी रूप से ठीक हो सकती है। अगर पूछा जाए कि डिसेबिलिटीज में कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको पूर्ण रूप से जो है सही किया जा सकता है, वो यही है, मेंटल इलनेस। बाकी सब में सुधार किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। नंबर 4 पे है डिसेबिलिटी ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी जो हमारा ब्रेन है उसमें जो हमारी संरचना होती है ना ब्रेन की, आपने इस तरीके से ब्रेन जो है बना देखा, उसके अंदर जो संरचनाएं होती है, वो संरचना जो होती है ना वो अलग तरह से बन जाती है। तो उसमें है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस, ये दो डिजीज है। पार्किंसन डिजीज जो है वो किसी पर्सन के नाम पे है, ये पार्किंसन थे उन्हीं के नाम पे जो इसकी डिजीज है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, हम कहते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या नर्वस, उसमें क्या है, एक स्पाइना बाइफिडा होता है, वहां से इंस्ट्रक्शन जाती है, अनुदेश जाता है हमारे दिमाग को कि क्या करना है। अगर हमारे सामने एकदम से कोई हमारी आईज के ऊपर ऐसे करेगा, हमारी आईज जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, एकदम से झपक जाती है। वो क्यों झपकती है, जैसे हमारे आंखों के सामने कुछ आता है, हमें लगता है कि वो लगेगा, तो वो चीजें हमारे ब्रेन से आ रही है। देखो कितना नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है कि हमारी आंखों ने कुछ देखा और वो ब्रेन तक पहुंच गया और ब्रेन ने एकदम से बचाव करने का जो है मैसेज भेज दिया है। तो वो जो सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन है, वो प्रोसेस नहीं हो पाती, उस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है। और मेनली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें भी ऐसा ही होता है, देखा जाए तो इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो है हमारा ब्लड डिसऑर्डर, जो 3 मैंने बताए थे, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। ठीक है, आई होप आपको डिसेबिलिटी समझ आ गई होगी, 21 डिसेबिलिटी है, कौन सी किस ग्रुप में आती है वो भी आपको पता लग गया। नंबर 6 है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी बहु विकलांगता। इसमें क्या है, जब भी कोई भी एक या दो, मोर देन वन, कोई भी एक डिसेबिलिटी किसी एक या दो के साथ आ जाएगी, कि एक से प्लस मोर देन वन है, एक से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर एक बच्चे को है तो वो क्या आएगा, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा, बहु विकलांगता में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था डिसेबिलिटी कौन सी है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिसेबिलिटी के ग्रुप्स कौन से हैं, कौन सी डिसेबिलिटी किस ग्रुप में आती है, वो हमने कर लिया। अब हम विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य क्षीणता जो है उसको पढ़ेंगे, वो क्या है। इम्पेयरमेंट या दक्षिण क्षीणता एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंधापन या कम दृष्टि शामिल है। दो सिचुएशन है, अंधापन बिल्कुल नहीं दिखता या कम दिखता है, जहां व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या मानक अपरिवर्तक सुधार के बाद भी आंशिक या पूर्ण दृष्टि हानि का अनुभव होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एक ऐसी सिचुएशन है जहां या तो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल अंधा है या कम दृष्टि है उसकी, और वो भी कब, चाहे स्पेक्स लग गया उसके बाद भी उतना नहीं देख पाता जितना एक नॉर्मल, एक सामान्य आंख देख पाती है, उतना नहीं देख पाता, तो वो क्या आएगा, वो विजुअल इम्पेयरमेंट में आएगा। ठीक है, इसके लिए भी, अब ऐसे तो देखो स्पेक्स तो बहुत लोगों को लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है इवन, लेकिन मैं विजुअल इम्पेयरमेंट में नहीं आती हूँ, वो कैसे पता चलेगा उसकी भी हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले जो है अंधापन। अंधापन क्या है कि पूर्ण दृष्टि का अभाव है, या तो दृष्टि है ही नहीं, वो चाहे बाय बर्थ है या चाहे वो बर्थ के बाद है। कॉजेस पे हम आएंगे कि वो किसी भी कारण से बिल्कुल ही उसकी दृष्टि नहीं है तो वो अंधा माना जाएगा। बेहतर संभव सुधार के बाद, बेहतर आंख में कि आईज है उसको दिखना कम हो गया और उसमें संभव, जितने संभव थे सुधार किए गए, ऑपरेशन करवाया गया, स्पेक्स लगवाया गया, लेंस लगवाया गया, जो चीज पॉसिबल थी वो करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी दृष्टि है, यानी जो उसकी तीक्ष्णता है कि वो कितना देख पाता है, वो है या तो 3/6 या 10/20। ये स्नेल पैमाना है एक, उसमें मापा जाता है। इतना या इससे कम होगा अगर, तो उसे क्या माना जाएगा, अंधा माना जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, जो 3/6 है या जो 3/60 है, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग भी मैं अभी समझाऊंगी। और ये जो दिया गया है ये फीट में दिया गया, फुट जिसको हम कहते हैं,
उसमें दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3/6 का मतलब है सामान्य अगर 60 मीटर तक देख सकती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की आंख चश्मा लगाने के बाद या ऑपरेशन के बाद 3 मीटर भी देख पा रही है लेकिन 3 मीटर से कम देख पा रही है या 3 मीटर देख पा रही है, तो उसको अंधा माना जाएगा, ठीक है। या 10 जो बाय 200 है, इसमें क्या है 10 फुट और ये 200 फुट है, कि यानी नॉर्मल आंख जो है वो 200 फुट तक देख रही है, लेकिन जो आईज है जिसकी हम बात कर रहे हैं अंधेपन की, वो 10 फीट या उससे कम देख पा रही है, ठीक है। इनको समझते हुए चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दो चीजें पूछी जाएगी, एक तो दृश्यशीलता, तीक्ष्णता या विजुअल इक्विटी। अगर हिंदी में किसी को कंफ्यूजन हो तो विजुअल इक्विटी, इक्विटी वर्ड याद रखना। इक्विटी पूछा जाएगा तो 3 60 और 10 200 रहेगा, और ये स्नेलल स्केल है, एक स्नेलल पैमाना है, उसके अकॉर्डिंग है। और जब पूछा जाएगा आपसे दृष्टि का क्षेत्र पूछा जाएगा कि एक आंख बनी हुई है, और हमारी जो आंख है, नॉर्मल आंख आपको पता होगा कितना जो देख पाते हैं हम, इतना एरिया जो है एक अप्रोक्सीमेट देख पाते हैं, लेकिन जो अंधा व्यक्ति होगा, या हम कह सकते हैं जिसको अंधा माना जाएगा, वो है अगर उसका जो डिग्री है वो 20 डिग्री है ओनली, यानी ये एरिया जो है उसको नहीं दिखता है, ठीक है। हम जब ऐसे हाथ करते हैं तो हमारा 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। एक नॉर्मल आंख जो है 120 के आसपास जो हम मानते हैं कि देख पाती है, लेकिन जो अंधा व्यक्ति उसकी एक जो है 20 डिग्री वो देख पाता है। तो इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत ही डिटेल के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजन वाला भी आ सकता है। वो ये है सबसे पहला कि जब दृश्य तीक्ष्णता पूछी जाएगी तो 360 या 10 200 आपको दिया होगा। 360 किस में होता है पूछा जाए तो मीटर में होता है, और 10 200 किस में होता है पूछा जाए तो आपका फुट में होता है या फीट में होता है। दृष्टि का क्षेत्र पूछा जाए तो 20 डिग्री या उससे कम क्षेत्र होगा, ठीक है। ये दो चीजें जो है यहाँ पे मेन है, या तो दृष्टि का पूर्ण अभाव है, बिल्कुल नहीं देख पाएगा, अगर देख पाएगा तो ये दो सिचुएशन होगी, उसको अंधापन माना जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कम दृष्टि। कम दृष्टि किसको माना जाएगा कि एक पर्सन है वो देख सकता है उपचार या मानक अपरिवर्तक सुधार के बाद भी दृष्टिहीनता, लेकिन व्यक्ति सहायक उपकरणों या उपयुक्त सहायता से कार्यों की योजना बनाने या निष्पादन करने के लिए दृष्टि का उपयोग कर सकता है। कि उसको जैसे स्पेक्स लग गया, लेकिन और स्पेक्स लगने के बाद भी जो उसकी देखने की तीक्ष्णता है, जो ये है ना दृष्टि तीक्ष्णता, जो हमने 3/60 है, कितना था हमारा, एक सेकेंड, 10/200, सॉरी 10/200 जो है ये बात की थी, ये लगने के बाद भी अब दो एक केस वो होगा जिसमें कि बच्चा जो है रेगुलर जो अपनी लाइफ का काम है ना वो भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक है जो काम कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कम दृष्टि में आएगा। कि जो है सहायक उपकरणों के बाद या जो उसको सहायता दी जा सकती थी उसके बाद जो है कार्यों की योजना बनाने या उसको करने के लिए दृष्टि का उपयोग कर सकता है, तो वो किस में आएगा, वो कम दृष्टि में आएगा। क्लियर है। एक छोटा सा ये बहुत ही जो है कंसाइज में दिया गया, बहुत ही छोटे में पॉइंट वाइज, कि पूरी तरह दृष्टि न होना अंधापन होगा। दृष्टि क्षमता जो है इक्विटी कम होना, कम कितनी, 3/60 या फिर 10 और 200 ये होना। क्षेत्र जो बहुत कम होना, और बहुत कम कितना, 20 डिग्री या उससे कम होना। कम दृष्टि वाले इलाज या सामान्य चश्मे के बाद भी आंखों की क्षमता पूरी तरह ठीक ना होना, लेकिन व्यक्ति अपनी दृष्टि का उपयोग करके किसी कार्य को या योजना बनाने में या उसको करने में सक्षम है। विशेष उपकरण या सहायक यंत्र जैसे कि लेंस, मैग्नीफायर या लार्ज प्रिंट यूज कर लेते हैं, तो वो कम दृष्टि में आएंगे, ठीक है। दोनों ही चीजें हो गई है क्लियर हमारी, कि बिल्कुल नहीं देख पाना या बहुत कम दूर तक देख पाना अंधापन है, कुछ देख पाना लेकिन मदद के बिना पूरी तरह जो सक्षम नहीं होना कम दृष्टि है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है कुछ टॉपिक है या कुछ हम कह सकते हैं एक पॉइंट्स है जो विजुअल इम्पेयरमेंट से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो विजुअल इम्पेयरमेंट है दृश्यहीनता है, इसकी बात किसने की थी,
जो विजुअल इम्पेयरमेंट की एजुकेशन की अगर बात करें, इन बच्चों की शिक्षा की बात जो की थी वो वैलेंटिन हायो ने की थी, और ये जो है फ्रांस के थे, और इन्होंने जो है पहला स्कूल खोला था फ्रांस में, इंस्टीट्यूशन नेशनल डेंस जून्स एवुगेंस। ये जो स्कूल इन्होंने खोला था, पहला नाम फिर भी नहीं पूछा जाता है, पहला स्कूल याद रखना कि जो सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों की शिक्षा की बात करने वाले वैलेंटिन हायो थे। वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, दुनिया की। और इन्होंने जो जो थे पेरिस में थे, ये इन्होंने फ्रांस फ्रांस के अंदर ही पेरिस है, उन्होंने जो है स्कूल खोला था 1784 में, ईयर याद रखिएगा। और स्कूल के संस्थापक वेलिंगटन हायो ही रहे हैं। और जब बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे, तो अमृतसर में पहला स्कूल खोला गया था 1887 में, ईसाई दृष्टिहीनों के लिए उत्तर भारत का औद्योगिक गृह जो नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर द क्रिश्चियन ब्लाइंड, ये जो एक इनकी संस्थापक रही है मिस एनी शार्प, ये मिशनरी ही थे खुद, ईसाई थे, ईसाइयों में मिशनरी होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने ये वो रही थी मिस एनी शार्प, इन्होंने ये स्कूल खोला था। और बाद में 1903 में ये स्कूल जो है शिफ्ट हो गया अमृतसर से, कहाँ पे चला गया, देहरादून ये चला गया। अब ये जो स्कूल है वो देहरादून में है। और बाद में जो मिस एनी शार्प थी या इनके सिबलिंग भाई बहन जो थे, इनकी याद में इसका जो है नाम भी बदल दिया गया। अब जो इसका नाम है इंडियन नेशनल कुछ करके है, मैं आपको क्वेश्चंस में वो करवाऊंगी, मैंने नेम ऐड किया हुआ है स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ कि यहाँ से आपसे पूछा जाए। बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। चलिए छोटे से पढ़ते हैं। दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? वैलेंटिन हायो को माना जाता है। इन्होंने 1784 में एक स्कूल खोला था फ्रांस में पेरिस, ऑप्शन में आपको फ्रांस मिले तो फ्रांस, नहीं तो पेरिस, क्योंकि फ्रांस के अंदर ही जो है पेरिस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था, ये भी जो है फ्रांस के थे। 1824 में इन्होंने जो है ब्रेल स्क्रिप्ट जो है, ब्रेल प्रणाली है, इसका आविष्कार किया था। भारत में अगर पूछा जाए, पहला स्कूल जो है अमृतसर में दृष्टिहीनों के लिए खोला गया था, वो किसने खोला था? मिस एनी शार्प ने 1887 में, जो कि 1909 में कहा शिफ्ट हो गया? देहरादून में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टि बाधिता है, उसका जो है कारण क्या है? दो कारण हमने मेन लिए हैं। पहला तो जन्मजात की बच्चा जन्म से ही जो है अंधा है, इसका आनुवंशिक कारण हो सकता है कि माता को जो है प्रेगनेंसी के टाइम मदर को ही कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे रूबेला वगैरह होते हैं या मेनिंजाइटिस होता है, इस तरह की काफी जो है कोई भी जो संक्रमण इन्फेक्शन है, बीमारी हो गई है, बहुत सीवियर कंडीशन हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या आनुवंशिक विकार यानी कि जीन्स के थ्रू भी हो सकता है कि मदर या फादर में किसी को लो कम विजन था या अंधापन था, तो उनसे भी आ सकता है। या फिर माता को कोई संक्रमण हुआ उसकी वजह से। फिर उसके बाद उपार्जित कारण यानी एक्वायर कर लिया, जन्म से तो आंखें ठीक थी, लेकिन जन्म के बाद जो है ऐसी सिचुएशन हो गई, तो वो होता है मोतियाबिंद होने पर, या ग्लूकोमा हो जाए, मधुमेह संबंधी, रेटिनोपैथी से, धब्बेदार अंधपतन, कॉर्नियल रोग या आघात या संक्रमणाघात यानी कोई चोट लग गई या कोई ऐसा सदमा बैठ गया, बहुत सारी एकदम से किसी ने आग देखी, इतनी आग देखी कि उसकी आंखें इस तरह से रह गई कि एकदम से सदमे से ही उसकी आंखें की जो दृष्टि है वो चली गई। या इस तरह की कोई एक्सीडेंटल हो सकता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, आंखों में चोट लग गई, इस तरह से हो सकता है। ये काफी सारी जो बीमारियां ये दी गई है मेन जो है वो यहाँ पे हमने कवर कर ली है। तो इन कारण से दृष्टि बाधिता जो है हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक निहितार्थ की बात करते हैं। विशेष शिक्षा की जब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, तो हम ब्रेल की बात करते हैं, ऑडियो पुस्तकें होती है, स्पर्श आधारित शिक्षण होता है। इनकी मैं पिक्स भी अभी आपको दिखाऊंगी कि कौन सी चीजें कैसी होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट
ऑडियो बुक्स होती है जिनको हम सुन सकते हैं, सुनकर सीख सकते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है उनकी पूरी रिकॉर्डिंग बुक्स जो है अभी एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारे स्कूल भी प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप किसी स्कूल में जाओगे जो दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल है, वहां पर इसके लिए वो इनवाइट भी करते हैं कि आप हमें जो है दृष्टिहीन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप वॉलेंटरली उसके लिए जाकर उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग भी करके दे सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों में ये चीजें चल रही हैं। सहायक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्क्रीन रीडर क्या करता है, स्क्रीन को रीड करके हमें बता देता है। जैसे अब हमारे पास मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं, लैपटॉप ऐसे आ गए, स्क्रीन आ गई है। एक फोन होता है छोटा सा जिसमें अगर आप नंबर डायल करते हैं ना, बुजुर्गों के पास देखने को वो मिलता है, आपने 9 दबाया तो वो बोलता है 8 दबाया बोलता है 8। तो इस तरीके से वो बोलकर आपको बता देता है कि आपने क्या प्रेस किया, आपने मैडम क्या आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कट रही है, आवाज कट रही है मैडम आपकी। आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपने आप को नेटवर्क में करिए, आवाज स्पष्ट आ रही है। मोनिका जी आप कंटिन्यू हाँ करिए। जी, हाँ जी जी सर, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। स्क्रीन रीडर होता है, स्क्रीन को जो पढ़ के बता सकता है। सेम ऐसे ही हम जैसे आज अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सिर्फ सर्च करने के बाद हमें टेक्स्ट मैसेज नहीं देता, वो बोलकर माइक का वहां पे ऑप्शन होता है, क्लिक करते ही वो हमें बोलकर पढ़कर बता देता है कि जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका क्या आंसर है, और हम भी बोलकर पूछ सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी है। मैग्नीफायर होता है, जो एक शीशा होता है जिससे हम जैसे देखते हैं उसके अंदर से, तो हमें प्रिंट जो है वो बड़ा दिखता है। बोलने वाले कैलकुलेटर आ गए, जिस तरह से फोन है उसी तरह से कैलकुलेटर है कि आप जो नंबर डायल करेंगे, जिस नंबर पे आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, वही नंबर कैलकुलेटर आपको बोलकर बताएगा। ऑपरेशन के बाद आपको आपका जो आंसर है वो भी आपको बता देगा। तो इस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक तकनीक जो है दृष्टिहीन बच्चों के लिए अवेलेबल है। संशोधित शिक्षण रणनीतियों के साथ समावेशी शिक्षा है। संशोधित शिक्षण रणनीतियां क्या है कि देखो, हम जो है कोई कंटेंट है जो पढ़कर बता, जो लिख कर बता रहे हैं, उसी को इक्वली बोलकर बताएं, ताकि जो दृष्टिहीन बच्चे हैं वो सुनकर उस चीज को सीख सके। और बोलते समय जो आपकी वर्ड्स होते हैं उनका उच्चारण है ना, जो हमारे शब्दों का, वो इतना क्लियर हो कि जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा समझ पाए। अगर आप विषय शब्द बोल रहे हैं तो विषय समझ पाए बच्चा, विषय ना समझ पाए, कि वो उसकी जो मात्रा है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जिसकी हिंदी थोड़ी वीक है, तो वो विषय जब मैं बोलती हूँ उसको, तो वो क्या सुनता है। अब धीरे धीरे उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन हम ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि वो बेंगलोर से, उसे हिंदी नहीं आती। वो य लिखने के बजाय एक ही मात्रा लगा देता है, क्योंकि उसे जो है हिंदी आती ही नहीं है, इतनी उसने सीखी नहीं है। तो अब उसे जो प्रॉब्लम आती है ये आती है। सेम क्या होता है जब दृष्टिहीन बच्चा है वो सुनकर सीखेगा, तो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ जो समझेगा वही सीख लेगा और वही लिखेगा, जिससे कि उसकी जो स्पेलिंग्स है वो मिस्टेक होगी और इनकरेक्ट होती चली जाएंगी। स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण। अभिविन्यास क्या है कि इंडिपेंडेंस को बढ़ाना, और गतिशीलता मोबिलिटी को बढ़ाना, जिसमें कि हम केन का यूज करके चलना सिखाते हैं, आसपास की चीजों से अवगत करवाते हैं कि कितने स्टेप्स पर कौन सी चीज है, कि इतने कदमों पर आपकी ये चीज है, आपको दाएं जाने पर ये चीज मिलेगी और बाएं जाने पर ये चीज मिलेगी। और वो कहते हैं कि दृष्टिबाधित अगर बच्चा घर में है तो चीजों को ज्यादा हेर फेर ना करे, जो चीज जहां पर है उसका स्थान जो है फिक्स रखे, ताकि वो बच्चा वहां तक पहुंच पाए एक दिन। क्योंकि वो देख नहीं सकता, आपने एक दिन इस टेबल पे कोई चीज रख दी, दूसरे दिन उस टेबल पे रख दी, तो वो अपनी बोतल भी नहीं ढूंढ पाएगा कि कहाँ है। तो चीजों का जो स्थान होता है बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इतने कदमों पे इस दिशा में आपकी ये चीज है, और वो चीज जो है फिक्स रहती है कि आपको वही रखनी है। ठीक है, इस तरह की कुछ जो है स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। ये यहाँ पे जो सारी टेक्नोलॉजीज या जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो जो चीजें हैं, तो हमने दिए। ये है हमारा मैग्नीफायर, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट जिसमें ABCD लिखा हुआ है, और ये होता है अबेकस जिसमें बच्चे को टेबल्स, काउंटिंग्स, जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, जो चीजें हम सिखाते हैं। ये ब्रेल सेल्स है। यहाँ से याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रेल सेल्स में कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने दी थी? लुइस ब्रेल ने दी थी 1824 में। और कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट होते हैं। और ये भी याद रखना किस डायरेक्शन में होते हैं,
देखो पहले जो है ऊपर से नीचे की ओर होते हैं 1 2 3, 1 2 3, और फिर दूसरी तरफ होते हैं 4 5 6। ये याद रखना, क्योंकि जब हम राइटिंग सिखाते हैं ना ब्रेल स्क्रिप्ट में, तो टीचर इस तरीके से सिखाते हैं कि ए का मतलब है कि आपको फर्स्ट डॉट में टिक करना है, बी का मतलब 1 2, सी का मतलब 1 4, देखो ऐसे है, डी का मतलब 1 4 5, ई का मतलब है 1 5। तो इस तरीके से जो नंबर्स का जो है ना ये हमने दिया है वो फिक्स है। ये मत समझना कि हमने किसी भी तरह से जो काउंटिंग करने के लिए 6 लिखा है, ऐसा नहीं है। काउंटिंग के लिए नहीं लिखा, ये फिक्स है इनका स्थान कि यही नंबर 1 है और इसी का नंबर 5 होगा, ठीक है। ये है हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट की स्लेट है, जैसे हमारे पास नॉर्मल स्लेट होती है वैसे ये ब्रेल स्लेट है, इसको ब्रेल स्लेट बोलते हैं। और ये जो है जिससे हम इस पे जो है ये निप करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे इसको स्टाइलस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन से जो उपकरण है दृष्टिहीन बच्चा या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज किया जाता है, वहां पे कहीं नाम दिया हो स्टाइलस या ब्रेल स्लेट, वो जो है इनके लिए यूज होते हैं, याद रखना। स्टाइलस कोई अलग नहीं है, इन्हीं के लिए होता है। ये जो है टेक्टाइल एक चीजें हैं जिसको टच करके बच्चा सीख सकता है। अगर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, इस तरह से बच्चा टच भी कर सकता है, उनको काउंट भी कर सकता है। तो ये है जिसको कि टच करके, छू कर बच्चा फील करके, महसूस करके सीख सकता है। ये चीजें आपने देखी होंगी जब हम कहीं भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाते हैं तो इस तरह का पाथ एक बना होता है जो कि टेक्टाइल पाथ है, जिसको फॉलो करते हुए दृष्टिहीन बच्चे जो है चलते हैं और जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। ये केन है जिसका यूज करके अपने आसपास की चीजों को चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कोई खड्डा तो नहीं है, कोई वहां पे सामान तो नहीं है, या कोई व्यक्ति तो नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केन का रंग कैसा है। सफेद रंग की ये केन होती है ताकि दूसरे को व्यक्ति को भी देख जो है क्लियरली दिखे ये, ठीक है। ये हमारे डिवाइसेस थे। अब हम बात करते हैं कि सरकारी प्रावधान क्या है और सहायता क्या मिल रही है दृष्टिहीन बच्चों को। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंदर जो है रिजर्वेशन मिला है, इनको कोटा मिला, कितना 4% कोटा दिया जाता है। जो नॉर्मल जो सभी डिसेबिलिटी है, सभी दिव्यांगजनों के लिए 4% जो है कोटा दिया गया है, और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उसके अंदर भी उप कोटा अलग से मेंशन है। और वो जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड है ये कि जो जॉब अगर आ रही है, कोई जॉब है, उस जॉब में जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई मान लो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो वो कर सकता है दृष्टिबाधित बच्चा, तो उसको रिजर्वेशन उसमें दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें वो बच्चा नहीं कर सकता तो वो उसको नहीं दी जा सकती, उसमें दृष्टिहीन बच्चे के लिए कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सहायक उपकरण और सहायता उपकरण, ये जो उपकरण है सरकारी योजना के अंतर्गत मिलते हैं, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है, जो डिवाइसेस है। सुलभ बुनियादी ढांचा यानी रैंप, जो हमने अभी देखा येलो कलर का जो शो हो रहा था। स्पर्शनीय पथ जिसको वो टच करके देख सकते हैं। संकेत हर तरफ दिए हो, डिजिटल पहुंच हो, वो सारी चीजें हैं। संकेत का मतलब जो है यहाँ पे वो नहीं है कि सामने जो है पिक्चर लगा हो, संकेत जो है वो टच वाले फील पे, जो टेक्टाइल पाथ है ना नीचे जो सड़क पर है, रोड पर है, वहां पर भी ऐसा संकेत दिया हो कि आगे मोड़ है, कुछ है, तो वो जिसपे फील करके बच्चा उस चीज को समझ पाए, ठीक है। पुनर्वास के उपाय क्या है? कम दृष्टि को सहायक उपकरण दिए जा सकते हैं, आवर्धक लेंस या बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें दी जा सकती हैं। और जो है ओरिएंटेशन या मोबिलिटी हम कहते हैं, अभिविन्यास और गतिशीलता। अभिविन्यास क्या है कि अभिविन्यास होता है ओरिएंट करवाना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रूम है और इस रूम में यहाँ पर टेबल है, यहाँ पे इसका डोर है, और इस साइड जो है यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ पे स्टडी टेबल है। तो उस बच्चे को पता होना चाहिए कि रूम में एंटर करने के बाद इस डायरेक्शन पे कितने कदमों पे टेबल है, इस डायरेक्शन में कितने कदमों पे स्टडी टेबल है, सीधा जाने पर कितने कदमों पर जो है बेड है, और सीधा जाकर थोड़ा सा मुड़कर जो है अपने अपोजिट इस तरीके से डायगोनली चलने पर कितने कदमों पे जो है बाथरूम है।
इस तरह से जो बच्चे को सब चीजों का पता होना चाहिए। मोबिलिटी यानी कितने कदमों पे जाना है, कहाँ तक जाना है, और अगर घर से बाहर अगर हम जा रहे हैं तो रोड पे किस तरह से जो टेक्टाइल पाथ बने होते हैं उनको कैसे फॉलो करना है, अपने आसपास की चीजों को, उसकी ट्रेनिंग जो है दी जानी चाहिए। ठीक है, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, जो स्किल पॉसिबल है वो स्किल डेवलप की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए बच्चों के अकॉर्डिंग। जिस जो टच है हमारा, जो इतना टच है, हम किसी चीज को शायद टच करके नहीं बता पाए, लेकिन जो दृष्टि बाधित बच्चों को टच करके ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। और जिन बच्चों को ट्रेनिंग मिली होती है, आप देखोगे कि वो कितने फ्री ऐसे चल रहे होते हैं जैसे उन्हें दिखता है, बहुत नॉर्मली चल रहे होते हैं वो। तो दृष्टि बाधित कभी स्कूल में जाके देखना, जो नहीं गए हुए, बहुत नॉर्मल है उनके लिए। उनकी लाइफ ऐसा लगता है कि ये दृष्टिहीन है, ये देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हीं को ही जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके और अपनी रोजी रोटी जो कमा सके और जीवन में जो है स्वतंत्र बन सके। उसके बाद है काउंसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, की परामर्श दिया जाए और पारिवारिक सहायता कार्यक्रम होने चाहिए कि अगर कहीं जरूरत है किसी भी तरह की, वो चाहे डिवाइसेस की जरूरत है या किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई अवेयरनेस की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड करवाई जाए। तो मेनली जो पॉइंट है विजुअल इम्पेयरमेंट से, वो ध्यान रखने वाले कौन कौन से पॉइंट है हमारे। एक तो दृष्टि बाधिता में अंधापन या कम दृष्टि शामिल है। दृश्य तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र के आधार पर निर्धारित हो रहे हैं। शिक्षा, पुनर्वास और सुगम्यता पे जोर दिया गया है और आरपीडब्ल्यूडी 2016 की शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो कोई भी, अदरवाइज जो हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक हो चुका है, आज हमने पढ़ा डिसेबिलिटी की टाइप्स कौन सी है, कितने हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने थे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने हैं। उसके बाद हमने ग्रुप पढ़ा कि कौन सी डिसेबिलिटी किसके अंतर्गत आती है, कौन से ग्रुप में आती है। और फिर हमने विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि बाधिता को डिटेल में पढ़ा है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी हम उठाएंगे। अगर क्लास टॉपिक छोटा लगा तो 2 डिसेबिलिटी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकलांगता है? ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, एडीएचडी। निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक विकलांगता है? तो वो है सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, दृष्टि बाधा किस इंद्रिय को प्रभावित करती है? तो किसको प्रभावित करती है? हमारी आंख को प्रभावित करती है, ना ही तो कान, जीभ और त्वचा पे इनका कोई असर नहीं होता है। श्रवण बाधा किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है? जो श्रवण है, सुनना, सुनता है हम कान से है, और कान से याद रखोगे सेंसरी। देखो सेंसरी जो होता है संवेदी होता है, जिसमें हमारे 5 इंद्रियां होती है ना, उनसे ध्यान रखना। जो इंद्रियां है 5 इंद्रियों से रिलेटेड जो आएगा वो आएगा हमारा सेंसरी में, संवेदी में आएगा। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार किस प्रकार की विकलांगता है? लर्निंग अधिगम विकलांगता, विकासात्मक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता या संवेदी विकलांगता। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट है, विकासात्मक विकलांगता। एक चीज ध्यान में रखिएगा, विकलांगता शब्द जो है वो दिव्यांगता से अब जो है रिप्लेस हो गया है। ये जो हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो अभी भी विकलांगता शो करता है, ये टेक्निकल एरर है अभी भी जो हमारी एडिटिंग में। तो ये जब भी आप गूगल पे जाएंगे या किसी भी ऐप से ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको विकलांगता ही देगा। तो उस चीज को खुद से याद रखें कि जब पूछा जाए आपसे तो आप दिव्यांगता ही मेंशन करें। ठीक है, गतिशील विकलांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हमने बताया था, चलने फिरने से रिलेटेड। इसमें कौन कौन सा होता है? एक तो बोन्स हमारी हड्डियां, और जोड़ हमारे जॉइंट्स, और कौन सा था? मसल्स यानी हमारी मांसपेशियां। इन तीनों से रिलेटेड जो होता है वो लोकोमोटर में आता है। तो इन चीजों से हम क्या करते हैं? क्या हड्डियों से, जोड़ों से, जो मांसपेशियों से ना ही तो हम बोलते हैं, ना ही हम देखते हैं, और ना ही हम सुनते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं? चलते हैं, गति हमारी जो प्रभावित होती है। इनमें से कौन सी एक संवेदी विकलांगता है? संवेदी यानी जो इंद्रियों से रिलेटेड है। 5 जो हमारे सेंसेस है, जो हमारा कान है, नाक है, आंख है, तो वो है हमारी ब्लाइंडनेस, अंधता या दृष्टि। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो चेंज नहीं हुआ। अंधता का अर्थ क्या है? ब्लाइंडनेस क्या है?
देखने में असमर्थता, चलने से रिलेटेड नहीं है, सुनने से नहीं है, बोलने से नहीं है, क्या है? देखने में असमर्थता, अंधता है। भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कौन सा कानून करता है? तो ये याद रखना कि जब अधिकारों की रक्षा की बात आएगी तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है? RPWD एक्ट जो 2016 में आया वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। सहायक प्रौद्योगिकी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? बच्चों का मनोरंजन? बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन के लिए किसी टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? विकलांग व्यक्तियों को दैनिक कार्य करने में सहायता देना, ये फिर भी अच्छा ऑप्शन है। मानव शिक्षकों को बदलना, मानव शिक्षकों की बदलने की तो कहीं बात ही नहीं आती है। हाँ, हालांकि AI जो है आज रिप्लेस कर रहा है टीचर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक मानव जो टच होता है ना, एक ह्यूमन का, जो एक इंसान का जो प्रेम भाव है शिक्षकों का अपने बच्चों के लिए, वो जो है कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। तो उसकी वजह से ये जो है कहीं भी प्रेफर नहीं करते। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सहायक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों को दैनिक कार्य करने में सहायता देना। ठीक है। ब्रेल लिपि मुख्यतः किन लोगों द्वारा यूज की जाती है? ये हम पढ़ चुके हैं। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उनके द्वारा ये यूज की जाती है। दृष्टि बाधा क्या है? देख न पाना या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जो है दृष्टि कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित है, तो वो होगा। इसमें आपको ये भी मिल सकता है कि देख नहीं पाना, कम दृष्टि होना या नुकसान होना। जो है ऑप्शन देखो किस तरह से आपको मिला, दृष्टि का पूर्ण या आंशिक नुकसान है, वो क्या है? दृष्टि बाधा है। कौन सा उपकरण दृष्टि बाधित व्यक्तियों को मुद्रित पाठ पढ़ने में, मुद्रित यानी जो हम ब्रेल लिपि से वो करते हैं ना, मुद्रित कर देते हैं डॉट डॉट लगा के, पढ़ने में मदद करता है? तो सॉरी, मुद्रित यानी कि प्रिंटेड, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेल वाला नहीं है, प्रिंटेड। जैसे आपके सामने ये है तो ये क्या है? मुद्रित है। तो कौन सा करता है? स्क्रीन रीडर करता है। स्क्रीन को जो पढ़कर बता देगा, रीड करके हमें बता देगा, और विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चा है उस चीज को सुन लेगा और सुनकर सीख लेगा। ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? जो 6 बिंदु है हमारे, उस पर आधारित है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ध्वनि प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। स्पर्श से महसूस की जाने वाली उभरी हुई बिंदु है? बिल्कुल सही। उभरी हुई बिंदुएं ही क्या है? जो ब्रेल स्क्रिप्ट है हमारी, उसमें आती है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण, देखिए कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में ना सेम आ जाते हैं। सेम आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है, पेपर में भी आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाइलिंगुअल पढ़िए, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपने हिंदी में लिख दिया था या इंग्लिश में लिख दिया था। पेपर में दोनों ही चीजें आ सकती हैं। तो ओरिएंटेशन मैंने अभी आपको रूम बनाकर बताया था कि रूम में कौन सी चीजें कहाँ पड़ी है, वो बताऊं। मोबिलिटी जो है, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी यही चीज है। ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है दृष्टि बाधित व्यक्तियों को, और ये किसमें सहायता करता है? ये आसपास के वातावरण में सुरक्षित रूप से चलने में सहायता करता है। ठीक है। ऑप्शन आपको मिलेंगे स्मरण शक्ति बढ़ाने में। कोई इसका ये ना लगाए कि हमने अगर कदम याद करवा दिए थे बच्चे को कि 5 कदमों पर ये है तो 4 कदमों पे ये है तो स्मरण शक्ति बढ़ा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आसपास के वातावरण में बच्चा सुगम्यता से चल फिर पाए और हर चीजों तक अपनी पहुंच बना सके, किसी पे डिपेंड ना रहे, इसलिए हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन हमेशा इसका जो है आसपास के वातावरण में सुरक्षित रूप से चलने फिरने में, ये ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर कार्य करता है? वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो इनके कल्याण के लिए जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंधों के लिए ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था लुईस ब्रेल ने। ठीक है। ब्रेल प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? ये भी फ्रांस में की गई थी। और फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में पहला स्कूल खुला था। जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए पहला स्कूल किसमें खुला था? फ्रांस में खुला था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला अंध विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये लो आ गया, पेरिस और फ्रांस। पेरिस क्या है? राजधानी है फ्रांस की, तो पेरिस में जो है ये स्कूल खोला गया था। विश्व का पहला अंध विद्यालय किसने स्थापित किया था? वैलेंटिन हाउ ने किया था। स्पेलिंग इंग्लिश वाली याद रखना, आपको हिंदी में हाउ
ए भी लिखा मिल सकता है, हाउ ई भी मिल सकता है, दोनों ही मिल सकता है। तो इसके जो इंग्लिश वाला स्पेलिंग है वो आप जरूर याद रखें, या वैलेंटाइन याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारत का अंध विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वो अमृतसर में किया था। अगर पूछे कि वर्तमान में ये स्कूल कहाँ पर है, तो वर्तमान जो है ये कहाँ है? देहरादून में है। और देहरादून में कब जो है शिफ्ट किया गया? वो किया गया था 1903 में, ठीक है। भारत में पहला अंध विद्यालय किसने शुरू किया? मिस एनी शार्प ने किया। ये कौन थी? ईसाई मिशनरी से ये थी। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 20।